जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। लास्ट क्लास के अंतर्गत जैसा कि आप पहले ही मैं ये बता दूं आप लोगों को, हम भारतीय राज व्यवस्था की कक्षाएं कर रहे। अगर कोई भी व्यक्ति नया हमसे जुड़ा होगा तो पहले वो जान ले, हम लोग जो हैं राज्य व्यवस्था की कक्षाएं कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है या जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, आर्टिकल हमने 22 तक जो है कल की क्लास में पढ़ लिए थे। मैंने आपको बताए थे आर्टिकल 12 से हमने स्टार्ट की थी क्लास अपनी, और लास्ट दो क्लास में हमने आर्टिकल 12 से 22 तक के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जिनसे सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हमने इन पर चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मौलिक अधिकार का भाग 4 पर चर्चा करेंगे, और आने वाली 2 से 3 कक्षाओं के अंतर्गत हम मौलिक अधिकार का जो टॉपिक है वो समाप्त कर रहे होंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जब हमारी क्लासेस समाप्त हो जाएंगी, दैट मीन्स मौलिक अधिकार का टॉपिक जो है वो समाप्त हो जाएगा, तब लास्ट क्लास के अंतर्गत हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 6 से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लूंगा जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होंगे, जस्ट क्या रिवीजन करने के लिए। और मैं आपको सूचना दे दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, ठीक है, यूपी लेखपाल हो गया, या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल ग्रेट पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रचार करने के लिए आपसे कह रहा हूँ कि ग्रेट पाठशाला चैनल को ज्वाइन करें। मैंने सारे टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं हमारे यहाँ पर, उन सारे टीचर्स का कंटेंट खुद में देखा है। आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा जब आप हमारी क्लासेस ले रहे होंगे। तो एक बार आप क्लासेस को देखिए, जितनी भी क्लासेस हैं, फिर आप देखने के बाद अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे विश्वास है आप ज़रूर एक बार जब वीडियो देख रहे होंगे तो हमारी क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, चाहे वो हमारे हिंदी के टीचर हों, चाहे मैथ के टीचर हों, चाहे साइंस के टीचर हों, किसी भी सब्जेक्ट के विषय के टीचर हों, अपने आप में बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ज़रूर से ज़रूर आप ग्रेट पाठशाला चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है क्लास के अंत में ज़रूर दूंगा, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, कल हमने आर्टिकल 22 पे चर्चा कर ली थी, और आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे आर्टिकल 23 के ऊपर। क्या कहता है हमारे संविधान का आर्टिकल 23? आप सभी जानते होंगे, मानव के दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम पर प्रतिबंध से संबंधित है। तो आर्टिकल 23 आपसे सीधे सीधे क्या कह रहा है कि मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम पर प्रतिबंध से संबंधित है। दैट मीन्स उनका जो दुर्व्यापार होता है, दुर्व्यवहार होता है उनके साथ में, ठीक है, या बलात् श्रम, उसके प्रतिबंध से संबंधित है। अब आप कह रहे होंगे ये शब्द जो आया है, इस शब्द का क्या मतलब होता है? और एक शब्द आप देख रहे हैं बलात् श्रम, क्योंकि आपको तो इसका मतलब ही नहीं पता। और पॉलिटी के संविधान के जितने भी अनुच्छेद आप पढ़ेंगे, उसमें लैंग्वेज आपको थोड़ी क्लिष्ट मिलेगी। तो अब मैं सरल भाषा में समझाता हूँ। दुर्व्यवहार शब्द का अर्थ होता है मनुष्य के व्यापार पर प्रतिबंध होना। क्या होना, मैंने आपको यहाँ लिख रहा हूँ, जिससे अगर आपको दिक्कत हो तो मनुष्य के व्यापार पर प्रतिबंध होना। ठीक है भैया, आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो मैंने अभी आपको दुर्व्यवहार जो शब्द है इसका मतलब बनाया। डेट मीन्स मानव का जो क्रय विक्रय होता है उस पर प्रतिबंध होना ही क्या कहलाता है? दुर्व्यवहार कहलाता है। तथा नेक्स्ट हम एक शब्द पढ़ रहे होंगे बलात् श्रम। इसका क्या मतलब होता है? तो मैं आपको बता दूं, बलात् श्रम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है इच्छा के विपरीत बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जा सकता। मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी व्यक्ति का मन नहीं है तो उसकी इच्छा के विपरीत बलपूर्वक उससे कार्य नहीं कराया जा सकता। कार्य नहीं कराया जा सकता। अगर आपका मन नहीं है तो आपके कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती कोई भी कार्य नहीं कराया जा सकता। बलात् श्रम शब्द का यह मतलब होता है। तो अब सरल शब्दों में अगर हम आर्टिकल 23 की बात कर रहे होंगे तो क्या कह रहा है? मनुष्य के या मानव के व्यापार पर प्रतिबंध से संबंधित है, तथा इच्छा के विपरीत बलपूर्वक कार्य कराने के प्रतिबंध से संबंधित है आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 में जो शब्दावली हमने इस्तेमाल की है उसका शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया।
अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है दुर्व्यवहार शब्द का क्या मतलब होता है, तो आप कहेंगे मानव के व्यापार पर प्रतिबंध से संबंधित होता है। जबकि बलात्श्रम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इच्छा के विपरीत किसी भी व्यक्ति से जो है वो कार्य नहीं कराया जा सकता। हमारा संविधान उसे मौलिक अधिकार देता है कि अगर उसका मन है तो वो कार्य करे। एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं व्यापार से, तो यहाँ मनुष्य का क्रय विक्रय पर प्रतिबंध है। जैसे हम चीजों को खरीदते बेचते हैं उस प्रकार से हम मनुष्यों का जो क्रय विक्रय है वो नहीं कर सकते। हमारा संविधान इस चीज पर क्या लगा रहा है, प्रतिबंध लगा रहा है। आजकल हम बाजार में जाते हैं तो 2 किलो चीनो लेने जा रहे हैं आप, ठीक है, कुछ भी चीज लेने, 2 किलो सेब लेने जा रहे हैं आप, कुछ कपड़े लेने जा रहे हैं आप, कुछ गाड़ी लेने जा रहे हैं अपने लिए, सारी चीजों का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक उसी प्रकार आप कहेंगे कि हमें मनुष्य को खरीदना है, तो याद रखिए हमारा संविधान इस चीज पर प्रतिबंध लगाता है, मनुष्य का क्रय विक्रय संभव नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि मनुष्य का क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए, सब संभव नहीं है। ये शब्द उचित करना मतलब यहाँ पर इस्तेमाल करना अनुचित होगा, क्योंकि संभव जैसी असंभव जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, ठीक है। सारी चीजें आप जानते होंगे कहाँ कहाँ ये संभव होता है, कहाँ कहाँ मनुष्य का क्रय विक्रय किया जाता है, लेकिन कानून बना हुआ है, बिल्कुल कानून जो है वो बना हुआ है। तो मनुष्य के व्यापार से संबंधित है, व्यापार नहीं कर सकते आप। दास नहीं रख सकते, दास पर प्रतिबंध दास प्रथा की समाप्ति से संबंधित है। आप सर्वेंट रख सकते हैं लेकिन दास नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। मनुष्यों का हम क्रय विक्रय नहीं कर सकते, जिस प्रकार से चीजों का क्रय विक्रय करते हैं उस प्रकार से हम मनुष्य का क्रय विक्रय नहीं कहते। यही मानव व्यापार पर प्रतिबंध से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि इच्छा के विपरीत बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जा सकता। जैसे हम यहाँ पर समझें अगर चीज को, ठीक है, तो अभी हम समझ रहे हैं। एक मिनट रुकिए, मैं रफ कर लेता हूँ यहाँ से चीजों को, एग्जाम्पल में समझिए। देखिए मैं क्षमा चाहता हूँ, सबसे पहले मैं जो हमारी पीडीएफ है आज थोड़ी कलर मिंट है। हमारे पीडीएफ बनाने भाई साहब ने जो है वो इसका निर्माण कर लिया था, डेट मीन्स बना ली थी, इसलिए आज हम जो है इसे पढ़ ले रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा हमारी पीडीएफ जो है बिल्कुल सिंपल हो, जिससे देखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, इसलिए आज सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति आपसे कहता है, आपसे कोई जबरदस्ती कह रहा है कि आप जम्मू कश्मीर घूमने जाइए और आपका मन नहीं है घूमने जाने का। तो अगर आपका मन नहीं है घूमने जाने का तो व्यक्ति आपसे जबरदस्ती घूमने जाने के लिए नहीं कह सकता। आपका किसी भी चीज को कार्य करने के लिए हो सकता है, आपका मन वो कह रहा हो कि आप यहाँ से सामान उठाकर वहां डाल दीजिए या यहाँ से सारा सामान वहां ले जाइए, आपका मन नहीं है सामान को ले जाने का, तो वह व्यक्ति आपसे जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकता। यह हमारा आर्टिकल 23 कहता है। तो सारी चीजें मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाई हैं। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में भी आई होंगी, ठीक है। ठीक है, तो सारी चीज यहाँ तक समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए आर्टिकल 23 से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। हम लगातार पढ़ रहे हैं, जितने भी आर्टिकल हैं उनसे संबंधित कानून निर्माण का कार्य किसके पास है, संसद के पास है, क्योंकि हमने पढ़ा था विधायिका का कार्य क्या होता है, कानून निर्माण करने का। तो आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल 23 से संबंधित या मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम से संबंधित कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संसद या इनमें से कोई नहीं। तो वहां आपका जवाब क्या होगा कि भाई आर्टिकल 23 से संबंधित कानून निर्माण की जो शक्ति है वो संसद में निहित है। ऑप्शन सी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कि नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 24, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखेंगे आर्टिकल 24 क्या कहता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आर्टिकल 24 जो है वो कहता क्या है। कारखानों आदि में बाल श्रम पर प्रतिबंध से संबंधित है आर्टिकल 14। जो बाल श्रम कराया जाता है, ठीक है, 14 वर्ष से कम, यहाँ मैं उम्र लिख देता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा है, कोई भी बाल
बालक है जो 14 वर्ष से कम है, 14 वर्ष से कम पर कारखानों आदि में जहाँ क्या होता है, जोखिम की संभावना ज़्यादा होती है, जोखिम की संभावना, उनकी जान जाने की संभावना ज़्यादा है, जो जोखिम उनकी जान को ज़्यादा है, तो वहाँ उनसे कार्य नहीं कराया जा सकता। यही आर्टिकल 24 सीधे-सीधे कहता है। बाल श्रम के प्रतिबंध पर जो प्रतिबंध से संबंधित है, वो कौन-सा आर्टिकल है? आप कहेंगे आर्टिकल 24 जो है, बाल श्रम पर प्रतिबंध से संबंधित है। यहाँ मैंने आपको बताया 14 वर्ष से कोई भी कम व्यक्ति है, कोई बालक है, तो वो जोखिम भरे जो स्थान होते हैं, जहाँ उसकी जान जाने की ज़्यादा संभावना हो या जोखिम ज़्यादा हो, उसको चोटिल होने की, किसी प्रकार की जोखिम की संभावना होती है, तो उसे जो है उस स्थान पर कार्य कराने पर प्रतिबंध लगाया गया हमारे संविधान के द्वारा। लेकिन आप देखते होंगे बहुत सारी जगहों पर बच्चे जो हैं वो 14 वर्ष से कम होने पर क्या करते हैं, होने पर भी कार्य करते हैं। तो कानून हमारा संविधान जरूर हमें देता है, मौलिक अधिकार हमें देता है, लेकिन याद रखेंगे सारी चीजें परिस्थितियों पर भी निर्भर करती हैं। ठीक है, तो जब हम मौलिक अधिकारों को जान रहे होंगे तो सारी चीजें हमें पता होंगी, तो हम इनका विरोध भी कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों को जानना व्यक्तिगत रूप में भी अत्यंत आवश्यक होता है। याद रखेंगे बाल श्रम के लिए कानून पारित किया गया था, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। डायरेक्ट यहाँ से आपसे डेट पूछी जाती है, कि वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे या पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ आपको सिर्फ क्या पढ़ा रहा हूँ, आपके एग्जाम बेस्ड चीजें, है ना। पहले हम सिलेक्शन ले लेंगे, फिर सारी चीजें आराम से पढ़ रहे होंगे। तो जितनी भी चीजें एग्जाम में आने की संभावना है या मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो सारी चीजें हम क्लासेस के माध्यम से कर रहे हैं। कुछ चीजें हो सकता है रह जाएं इस बीच में, ये इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाएंगी, तो जो हम क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो उनके माध्यम से सारी चीजें कर लेंगे। तो आर्टिकल 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध से संबंधित बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, आर्टिकल 23 से और आर्टिकल 24 दोनों से, 23 से भी पूछा गया है, ठीक है, और 24 से भी पूछा गया है बहुत बार सवाल, डायरेक्ट ही कौन से आर्टिकल में है, तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 25। अभी हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल 23-24, ठीक है, आर्टिकल 23-24, तो आपसे पूछा जाएगा जो आर्टिकल 23 और 24 है, आर्टिकल 23 और 24 किस अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है, तो आप क्या आंसर बताएंगे, ऑप्शन में बताइए कमेंट बॉक्स में करके, कि अगर मैं आपसे पूछूंगा आर्टिकल 23 और 24 किस अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो आप कहेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत दो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल 25 के बारे में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच सम्मिलित है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आर्टिकल 25 के बारे में, तो आपसे सबसे पहले पूछा जा सकता है कि भैया जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच कौन सा अधिकार है, तो आप कहेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत सम्मिलित है। तो सारी चीजें यहाँ से आपको समझ में आ रही होंगी। तो अब हम आर्टिकल 25 के बारे में जानते हैं सबसे पहले। देखिए क्या कहता है आर्टिकल 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, उसके आचरण करने की स्वतंत्रता तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, उस धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता, उस धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है आर्टिकल 25। तो भैया मैंने आपको क्या बताया, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ धर्म को मानने की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है, उस धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता से संबंधित है और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आप सरल शब्दों में समझिए, ठीक है। धर्म कौन कौन से हैं भाई, हो सकता है आप हिंदू धर्म को माने, है ना, हो सकता है आप मुस्लिम धर्म को माने, हो सकता है आप जैन धर्म को माने,
हो सकता है आप ईसाई धर्म को माने। एग्जाम्पल में मैं आपको समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें आराम से समझिए आप। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाता हूँ आर्टिकल। ठीक है, तो मैं क्या आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देंगे एक बार। मैंने आपको क्या समझाया, मैं आर्टिकल 25 की बात कर रहा हूँ, और आर्टिकल 25 क्या कह रहा है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। मैं एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ आपको, समझिए। धर्म हमारे पास कितने हैं? हो सकता है आप हिंदू धर्म को मानेंगे, थोड़ा मैं फास्ट लिखता हूँ क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। हो सकता है आप मुस्लिम धर्म को माने, हो सकता है ईसाई धर्म को माने, जैन, पारसी, किसी भी धर्म को आपको मानने की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। तो यहाँ से समझिए, हो सकता है आप हिंदू धर्म को माने, तो हमारा संविधान क्या क्या कहता है? ठीक है, आप हिंदू धर्म को मान सकते हैं। आपका मन हो सकता है कि आप हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे, तो आपका संविधान कहेगा बिल्कुल मत मानिए, आपका मन नहीं है। आपका मन है मुस्लिम धर्म को माने, तो आप मुस्लिम धर्म को मान सकते हैं। फिर संविधान हमारा क्या कह रहा है कि अगर हो सकता है हमारा संविधान जो है, आपका मन है कि अब हम मुस्लिम धर्म को नहीं मानेंगे भैया, ठीक है ना, तो मुस्लिम धर्म को नहीं मानोगे तो हमारा संविधान कहेगा ठीक है, आपका मन नहीं है मुस्लिम धर्म को मानने का, मत मानिए। आपका मन है ईसाई धर्म को मानने का, तो आप ईसाई धर्म को मानिए, ठीक है भैया। तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, यही स्वतंत्रता क्या है हमारे संविधान में आर्टिकल 25 के अंतर्गत हमें दी गई है। दूसरी क्या बात है, मान लीजिए अब मैं यहाँ सरल भाषा में आपको समझाऊं, आप हिंदू धर्म को मानते हैं और हमारे संविधान ने तो हमें स्वतंत्रता दी है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो यही हमारे संविधान ने दी थी कि आपको स्वतंत्रता है, आप हिंदू धर्म को मानिए, आपने मान लिया। दूसरा क्या कह रहा है, आप हिंदू धर्म के अनुसार आचरण भी कर सकते हैं, जो भी हिंदू धर्म के अनुसार आचरण होते हैं उनको करने की आपकी स्वतंत्रता है। आपका मन है लाल कपड़े पहनकर आप कांवड़ लेने जाएंगे, तो आप जा सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है। आपका मन है महाकाल आप दर्शन करने जाएंगे, तो आप जा सकते हैं। आपका मन है रामायण पढ़ने का, तो आप पढ़ सकते हैं। आपका मन है माला पहनने का, तो पहन सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म को आप मानते हैं और हिंदू धर्म के अनुसार आचरण भी जो है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं। आपका जो धर्म है, आप हिंदू धर्म का क्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। यही स्वतंत्रता हमारे आर्टिकल 25 में दी गई है। इसी आधार पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को मानेंगे। कुछ लोग हिंदू धर्म होने के बाद मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लेते हैं और संविधान कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि मौलिक अधिकार प्राप्त है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक चीज याद रखेंगे कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत सरकार के लिए पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब क्या था, मैंने आपको जब प्रस्तावना पढ़ाया था, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जब आप क्लास ले रहे होंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, राष्ट्र का धर्म नहीं होगा। तो भारत राष्ट्र का कोई अपना धर्म है? नहीं भैया, भारत राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं है, राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लोग चाहे किसी भी धर्म को माने, वो सभी धर्मों को समान क्या देगा, समान रूप से देखेगा, समानता प्रदान करेगा, ठीक है। चाहे आप हिंदू धर्म के माने, आप सरकार के लिए समान है। मुस्लिम धर्म को मानना है, तब भी आप सरकार के लिए समान है। ईसाई धर्म को मानना है, तब हिंदू मुस्लिम ईसाई किसी भी धर्म को आप मान रहे होंगे, तो सरकार के लिए आप क्या होंगे, समान होंगे। यही आर्टिकल 25 के अंतर्गत उल्लेखित है। तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म की प्रचार कर सकते हैं, उसके धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं। यही स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के अंतर्गत हमें दी गई है। लेकिन याद रखिए, जो आर्टिकल 25 के अंतर्गत स्वतंत्रता है, उस पर प्रतिबंध है। अगर आप लोक व्यवस्था से संबंधित, सदाचार से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी क्रिया करते हैं धर्म के आधार पर, तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों? वर्तमान में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो धर्म के आधार पर होती है, हिंदू मुस्लिम धर्म मतलब दंगे होते हैं। इनको रोकने के लिए हमारे संविधान ने इस पर क्या लगाई है, प्रतिबंध लगाए हैं। तो आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन किसी भी धर्म का अनादर नहीं कर सकते दूसरे धर्म का, ठीक है ना। अपने धर्म को आप सर्वोपरि बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो याद रखेंगे 30 के क्या है, क्लॉज हैं, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। अगर इनसे संबंधित आप किसी भी चीज का कारण वो करते हैं, तो आप आर्टिकल 25 जो है आपका लागू नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 26। क्या कहता है आर्टिकल 26?
बात करते हैं धार्मिक कार्यों के प्रबंध की सुविधा। डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, धार्मिक कार्यों की जो प्रबंध की सुविधा है किस आर्टिकल के अंतर्गत है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध से संबंधित मतलब क्या हो गया भैया इसका, अगर मैं सरल भाषा में बताऊं तो आप संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। धर्म से संबंधित जो भी आपका धर्म है उससे संबंधित संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। उस धर्म से संबंधित आपको प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो सीधे यहाँ से याद रखेंगे, मैं आपको बता दूं जो भी आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं उन्हें हम ज़्यादा नहीं पढ़ते डीपली। तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा क्या हमारा संविधान कहता है आप किसी भी धर्म से रिलेटेड संस्था का निर्माण कर सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल, आप अपने धर्म के अनुसार संस्थाओं का क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 27। ठीक है, क्या कहता है आर्टिकल 27, धार्मिक करों की अदायगी से छूट, मतलब धार्मिक जो कर होता है वो नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब क्या है, चाहे हिंदू धर्म हो गया चाहे मुस्लिम धर्म हो गया, वो धार्मिक टैक्स नहीं देगा। इसका मतलब मंदिर हमारे जो होते हैं वो टैक्स से बाहर होते हैं, टैक्स नहीं लिया जाता उनसे, या मस्जिद होगी उनसे टैक्स नहीं लिया जाता। ठीक है, टैक्स से बाहर रखा गया है क्योंकि धार्मिक मुद्दा है भैया, धार्मिक कार्य है। लेकिन याद रखेंगे यहाँ टैक्स से अलग रखा गया है, आप टैक्स नहीं लेगी गवर्नमेंट आपसे, लेकिन वो क्या कर सकती है। ठीक है, यहां समझिए मैं आपको बताता हूं, टैक्स नहीं लेगी लेकिन वो आपसे शुल्क ले सकती है। कर नहीं लेगी लेकिन कोई भी शुल्क आपसे ले सकती है सरकार। याद रखेंगे एक बार सवाल पूछा गया टैक्स ले सकती है सरकार, तो नहीं, शुल्क ले सकती है। जी बिल्कुल, शुल्क ले सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 29। ठीक है, आर्टिकल 28 हमने क्यों नहीं लिया, आर्टिकल 28 इंपोर्टेंट नहीं है इसलिए हमने आर्टिकल 28 नहीं लिया। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 29 के बारे में। क्या कहता है आर्टिकल 29, इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। तो 25 से 28 के बीच कौन सा आर्टिकल था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब क्या है, आर्टिकल 29 से बात करेंगे जब हम आर्टिकल 29 और 30 में, तो याद रखेंगे संस्कृति, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। आप किसी भी संस्कृति को मान सकते हैं, अपनी संस्कृति के अनुसार क्रियाकलाप कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 29 के अंतर्गत दी गई है। याद रखेंगे आर्टिकल 29 और 30 बेसिकली जो है अल्पसंख्यकों के हितों की बात करता है, अल्पसंख्यकों के हितों की बात करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 29-30 बेसिकली किस पर फोकस कर रहा है, अल्पसंख्यक पर। कौन अल्पसंख्यक होते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आर्टिकल 29 सबसे पहले बात करते हैं अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं वर्तमान में आपसे पूछा जाएगा तो वर्तमान में याद रखेंगे 6 अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जैसे मुस्लिम है, पारसी है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है और जैन अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल हैं। जिनकी संख्या कम होती है किसी भी देश में उन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं। ठीक है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है आर्टिकल 29। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को क्या रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा उसे। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उन्हें संस्कृति के आधार पर या जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर, कि आप हिंदू धर्म से रिलेटेड या मुस्लिम धर्म, तो हिंदू तो अल्पसंख्यक है ही नहीं इंडिया में, है ना, कि आप मुस्लिम धर्म से रिलेटेड हैं, आप पारसी हैं तो आप इस शैक्षिक संस्था में जो है नहीं आ सकते, नहीं पढ़ा सकते, नहीं पढ़ सकते। इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 29 यही कहता है हमारा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई यहाँ से। तो याद रखेंगे आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संरक्षण है, से संबंधित है। अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, जाति धर्म के आधार पर उनसे क्या है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये तो हम आर्टिकल 29 के बारे में सारी चीजें जान ही रहे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाएगा, यहाँ देख रहे हैं हम कि अगर आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में कितने अल्पसंख्यक, ठीक है, तो आप याद रखेंगे मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख और बौद्ध और जैन धर्म, ये 6 धर्म जो हैं
वो अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं। अल्पसंख्यक से तात्पर्य होता है किसी भी देश में जिस धर्म की जो संख्या होती है वो किसी अन्य धर्म के मुकाबले कम होती है, वो क्या कहलाती है? अल्पसंख्यक कहलाते हैं। डेट मीन्स जिनकी संख्या किसी देश में कम होगी अल्पसंख्यक कहलाएंगे वो। ठीक है, तो कौन कौन है? 6 समुदाय अल्पसंख्यक में शामिल। आपसे पूछा जाएगा हिंदू के अल्पसंख्यक हैं इंडिया में, तो आप याद रखेंगे जो हिंदू हैं वो इंडिया में अल्पसंख्यक नहीं है, वो पाकिस्तान में जो है अल्पसंख्यक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 30। तो मैंने आपको पहले ही बताया आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 कौन से अधिकार के अंतर्गत है? संस्कृति व शिक्षा के अधिकार से संबंधित। और यहाँ मैंने आपको बताया 29 और 30 फोकस करे गए हैं किस पर? अल्पसंख्यक वर्गों पर जो है फोकस करे गए हैं, उनके लिए बनाए गए हैं बेसिकली। तो याद रखेंगे आर्टिकल 30 यही कह रहा है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन के अधिकार से संबंधित है। डेट मीन्स इसका मतलब हुआ अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं वो अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उन्हें वहां प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है। अगर कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग ऐसा करता है तो राज्य जो होता है उन्हें अनुदान देने से मना नहीं कर सकता या उनसे भेदभाव नहीं कर सकता। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग ऐसा करता है कि वो किसी भी शिक्षण संस्था की स्थापना कर रहा है, मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति है पारसी वर्ग का और वो नए हॉस्पिटल या कोई कॉलेज की स्थापना है, हम कॉलेज मान लेते हैं, कॉलेज की स्थापना कर रहा है और वो गवर्नमेंट से अगर अनुदान मांगता है तो गवर्नमेंट इस आधार पर कि वो पारसी है इस आधार पर उसे अनुदान देने से मना नहीं कर सकती या अनुदान देने से भेदभाव नहीं कर सकती। यही आर्टिकल 30 कहता है। ये लिखा भी होगा, आप यहाँ पढ़ेंगे जब कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान चला सकता है, राज्य सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी, जाति के आधार पर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। आर्टिकल 29 में ही बताया गया था। तो यही मैंने आपको बताया समझाया एग्जाम्पल के माध्यम से कि गवर्नमेंट अनुदान देने से मना नहीं कर सकती। जिस प्रकार से वो हिंदू धर्म को अनुदान प्रदान करेगी उसी प्रकार से पारसी धर्म हो, जैन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सरकार की नज़र में सभी लोग जो हैं वो समान है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 31 के बारे में। तो आर्टिकल 31 क्या वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है? पहला सवाल आता है कि आर्टिकल 21 जो है क्या वर्तमान मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है? तो यहाँ पे याद रखेंगे संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 के अंतर्गत सम्मिलित था, जिसे 44 में संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से विधिक अधिकार दैट मीन्स कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार के बारे में पहली कक्षा हो दूसरी कक्षा हो दोनों कक्षाओं के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। आर्टिकल 300A में सम्मिलित है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 31 को हमारे संविधान से हटा दिया गया है, तो आप वहां कहेंगे नहीं, संविधान से नहीं हटाया गया, आर्टिकल 31 को निरसित किया गया है। जब भी किसी आर्टिकल को संविधान से समाप्त किया जाता है तो उसे जो है हटाया नहीं जाता, बल्कि उसे निरसित कर दिया जाता है, मतलब काम का नहीं है, वो बेकार हो गया। तो आर्टिकल 31 को निरसित कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के माध्यम से हटाया गया था? 44 में संविधान संशोधन के माध्यम से इसे विधिक अधिकार में सम्मिलित किया गया था, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया 1978 में। नेक्स्ट बात करते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास में हम बात कर रहे होंगे आर्टिकल 32 के बारे में तथा आर्टिकल 32 से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट जो भी रिट जारी करता है उन रिटों पर चर्चा हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम जो बात कर रहे होंगे आर्टिकल 33, 34 और 35 के बारे में। इसी के साथ हमारी कक्षाएं जो मौलिक अधिकारों का पाठ है, चैप्टर है, वो समाप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रेड पाठशाला, ठीक है, और यूट्यूब चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। सामने आपको जो वीडियो में दिख रहा होगा तो आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे, चैनल का नाम सर्च करके ग्रेड पाठशाला को। साथ ही साथ टेलीग्राम पर जाकर जब आप सर्च कर रहे होंगे ग्रेड पाठशाला तो आपको मिलेगा, दोनों ज्वाइन करें। देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, मैंने आपको कई बार बताया भी कि अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का, किसी भी क्लास के बाद जब ज्वाइन करेंगे तो क्लास के 3 दिनों के अंदर अंदर आपको जो है क्लास की PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, या मॉक टेस्ट जितने भी कराए जाते हैं उनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।